पहले तो मैंने आपको बताया था अबायोटिक फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो कंडीशंस हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो हमेशा तो एक जैसी रहती नहीं है। उनके अंदर क्या आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं। और इसी चेंजेस के लिए जो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्ड करता है उसी को हम यहाँ पर देखेंगे कि द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द डिफरेंट फ्लक्चुएशंस इन द अबायोटिक फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर जो पहली चीज अपन अंडरलाइन करेंगे वो ये है कि दैट द अबायोटिक कंडीशंस ऑफ मेनी हैबिटेट्स may vary drastically in time. Now, how do the organism living in such habitats cope or manage with the stressful condition? ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया भी था कि 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले जो आते हैं रेगुलेटर्स आते हैं। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स। चाहे बाहर एक्सटर्नल लेवल पे कोई भी चेंजेस आए, इंटरनल लेवल उनका हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। क्या? तो यहाँ पर उसने लिखा है वन वुड एक्सपेक्ट दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिजम्स आफ्टर ऑल। सॉरी, इधर से देखते हैं अपन। We should perhaps ask first why a high variable external environment should bother organisms after all. During the course of millions of years of their existence, many species have evolved a relatively constant internal environment that permits the biochemical reactions and physiological functions to proceed with their maximal efficiency. कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या डेवलप हुई है, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप हुआ है जिसके जरिए जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो मैक्सिमल एफिशिएंसी से चलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब मैक्सिमल एफिशिएंसी से चलेंगे तो उसकी फिटनेस क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और फिटनेस को हम यहाँ पर डार्विनियन फिटनेस कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के टर्म पर हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। और यही जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। सो यहाँ पर आपको ये वाली जो डेफिनेशन है ये मार्क करनी होगी। दिस कॉन्स्टेंसी कुड बी इन टर्म्स ऑफ, ये जो कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट मेंटेन हो रहा है किस टर्म में हो रहा है, या तो ऑप्टिमल टेम्परेचर के टर्म में बात करते हैं आप, या आप किस टर्म में बात करते हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब उसने बोला है ये डेफिनेशन आ जाती है, दिस इज द डेफिनेशन, यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ। ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। The organism should try to maintain the constancy of internal environment, a process called homeostasis, despite varying external conditions that tend to upset its homeostasis. यहाँ पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, रेगुलेटर्स जो हैं यहाँ पर इंटरनल लेवल जो है वो क्या है, देखो यहाँ राइट साइड में ये क्या है, मेंटेन्ड है, चाहे एक्सटर्नल लेवल में कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, वी विल डिफाइन इट एज द होम्योस्टेसिस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। अब होम्योस्टेसिस और रेगुलेटर का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है मैमल्स, और मैमल्स के अंदर भी क्या है, ह्यूमंस। अब हम चाहे अंटार्कटिका में रहे, चाहे हम सहारा में रहे, है ना, हमारा जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। अब इसको हम बिहेवियरली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम कहाँ चले, हम एसी चला लेते हैं, है ना। या फिर हमें क्या है कि है ना, बहुत सर्दी लग रही है, जब बहुत ठंड होती है तो हम क्या चला लेते हैं, हीटर चला लेते हैं। यानी कि हमारा जो, उसको हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है। वैसे ही क्या होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा, जैसे कि बहुत ठंड लग रही है हमको तो क्या होती है, शिवरिंग होती है ना, कपकपाते हैं हम। जब हम कपकपाते हैं तो क्या है, जो कपकपाना है या जो शिवरिंग है एक टाइप की एक्सरसाइज है। उस दौरान क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो वो हमारा बॉडी टेम्परेचर को वापस क्या ले आएगी, लेवल पे ले आएगी। वैसे ही जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो क्या होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और पसीने से क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आएगा, है ना। तो उससे क्या होती है, ठंडक मिलती है। तो अगेन ये भी क्या है, तरीके हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो यहाँ पर यही चीज है, देखो लेट अस टेक, यहाँ पर मैं ब्लू पेन से कर देती हूँ इससे।
Let us take an analogy or to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degree. उसने कहा चलो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई जो बंदा है उसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, ठीक है। और वो बोल रहा है इवन व्हेन इट इज स्कॉचिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, तो वो कैसे मेंटेन करके चलेगा, कैसे अपने काम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो दिस कैन बी अचीव्ड एट होम, इन द कार, व्हाइल ट्रैवलिंग and at workplace by using the air conditioner in summer and heater in winter। ये मैंने अभी आपको बताया। तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहता है। Then his or her performance would be always maximal regardless of weather around him or her। चाहे बाहर कोई भी हो लेकिन उसका जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट रहेगा वो क्या रहता है, मैक्सिमल चलेगा। Persons homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means। यहाँ पर artificial करा गया है, ठीक है, एयर कंडीशनर का, हीटर का आपने यूज करा है। लेकिन वो कह रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे कोप करते हैं, उसके लिए यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं। कौन सी दे रखी हैं, रेगुलेटर की, कॉन्फॉर्मर की और पार्शियल रेगुलेटर की। क्या अब रेगुलेटर तो क्या है, जितने भी मैमल्स हैं, मोस्ट मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो रेगुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि कॉन्फॉर्मर्स जो हैं उनके अंदर क्या होगा, अगर बाहरी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, बाहरी पर्यावरण के अंदर अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उनके बॉडी के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी वो अपना इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये देख लेते हैं, देखो 3 में डिवाइड कर रखा है, रेगुलेटर्स, कॉन्फॉर्मर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है इसके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन। तो यहाँ हम देखते हैं सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल, sometimes behavioral also means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration etc। तो ये तो क्या हो गई है बेटा इसकी डेफिनेशन, यानी इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को क्या करके चल रहे हैं, ये मेंटेन करके चल रहे हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करेगा वो, ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा और ग्राफ में ही वो क्या करता है, कभी कभी रेगुलेटर की जगह मैमल्स, बर्ड्स दे देगा, है ना, मैचिंग में दे देगा, या फिर यहाँ पर 1 2 करके भाई ये वाला ग्राफ, ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन वाला किसके अंदर देखने को मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या है, बर्ड्स, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation। अब ये रेगुलेशन थर्मल, यहाँ पर जो इसने बात करी है वो किसके लेवल पे करी है, टेम्परेचर के लेवल पे करी है और ऑस्मोटिक रेगुलेशन के बेसिस पे करी है। तो 2 आ गए, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मोटिक रेगुलेशन। फिर उसने बोला है कि भाई यही रीजन है कि मैमल्स क्या है, सक्सेसफुल है। क्यों, क्योंकि वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रहते हैं। तो सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका और इन द सहारा डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ये आपको ध्यान रखनी है। कहीं भी रहें मेंटेन करके चलते हैं अपने बॉडी एनवायरनमेंट को। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स वही मैकेनिज्म यूज करते हैं जो कि कौन यूज कर रहे हैं, ह्यूमंस, तो वही मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वही सेम कंसेप्ट आ रहा है। अगर समर है तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारी बॉडी क्या होती है, स्वेटिंग करती है, स्वेटिंग से क्या होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग होगा और क्या आएगा, डेजर्ट कूलर जैसा इफेक्ट आ जाता है, यानी कूलिंग इफेक्ट, जो कि टेम्परेचर को क्या ले आता है, डाउन ले आता है। वैसे ही वो बोल रहा है इन विंटर्स क्या होगा, टेम्परेचर मच लोअर है, 37 से कम है, तो हम क्या करने लगते हैं, शिवर, जो एक तरह का एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज जो और इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि जो प्लांट्स हैं ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स। प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्लियर, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम प्लांट्स को किसके अंदर मानेंगे, कॉन्फॉर्मर्स के अंदर।
ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं अपन। अब उसने बोला है कॉन्फॉर्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फॉर्मर्स में हम क्या कह रहे हैं भाई, उसने बोला है 99% एनिमल्स जो हैं और नियरली ऑल द प्लांट्स वो अपना इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि उनके बॉडी टेम्परेचर में एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ साथ क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। एम्बिएंट का मतलब क्या है, जो सराउंडिंग है, एम्बिएंट का मतलब जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर किसके टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसके साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसका डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट को आता है इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब वो बोल रहा है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स है वो भी चेंज होती है विद दैट ऑफ एम्बिएंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। एम्बिएंट एयर नहीं, एम्बिएंट वाटर कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ पर। तो इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक, एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड की किसके साथ चेंज हो जाएगी, वाटर के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स, वी कॉल इट देम एज द कॉन्फॉर्मर्स। अब भाई वो एक सवाल पूछता है कि भाई ऐसा ही था, अगर रेगुलेटर्स इतने ही अच्छे हैं तो फिर सभी क्यों नहीं रेगुलेटर्स बन गए हैं, सभी अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके चले। क्या बता सकते हैं इसका क्या रीजन है? क्या बता सकते हैं इसका क्या रीजन है? आर यू देयर? यस मैम। ये रीजन है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो कॉन्फॉर्मर्स, इधर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन मार्क करती हूँ यहाँ पर। उसने बोला है ह्यूमन एनालॉजी अबव दिस मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड। अब उसने इसका पता है क्या एग्जांपल दिया है, उसने बोला है कि सपोज हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें गर्मी लगी तो हमने एसी चला लिया। कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं एसी? हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एसी महंगा आता है। तो हम किससे काम चलाते हैं, कूलर से भी काम चला लेते हैं, है ना। तो सेम इज द केस है। वो बोल रहा है जो थर्मो रेगुलेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है, इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और इसीलिए जो है कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, हम क्या लेकर चल रहे हैं, वो बोल रहा है कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कॉन्फॉर्मर्स हैज नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। क्यों नहीं बने हैं? बिकॉज क्या है, it is energetically, because it is energetically expensive process। एनर्जेटिकली क्या है, ये इसका आंसर है, यही वाला, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि जैसे अगर ह्यूमन एनालॉजी, ह्यूमन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हर कोई तो एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं करता है ना। तो यहाँ पर सेम केस है। अब वो बोल रहा है दिस इज ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स। अब वो कहता है एक और इसने यहाँ पर कंसेप्ट बताया है, उसने क्या बोला, जो हीट लॉस और हीट गेन है, हीट लॉस और जो हीट गेन है ये किसका फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया का फंक्शन है। तो यानी कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या होगा बेटा, इनके अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हीट लॉस और हीट गेन भी ज़्यादा होगा। हीट लॉस बहुत जल्दी होता है और इसको मेंटेन करने के लिए इनको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है। समझे मेरी बात को? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, एक लगता है बर्गमैन्स रूल और एलेन्स रूल।
एलेंस रूल क्या कहता है, ये अपन अडेप्टेशन में भी देखेंगे। एलेंस रूल कहता है जो पोलर बियर है ना, एक कौन सा रूल लगता है, एलेंस रूल, और एक लगता है कौन सा, बर्गमैन्स रूल। एलेंस रूल क्या कहता है, जो कोल्डर एनिमल्स हैं, कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स हैं, इसको आप ऐसे लिखो, एनिमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट, उनके अंदर क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्ट लिम्स होते हैं, शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्ट लिम्स। और बर्गमैन रूल कहता है कि इनका जो बॉडी साइज होता है वो क्या होता है, बॉडी साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज बॉडी। तो प्रॉक्सिमिटीज यानी ईयर्स और पॉज तो होंगे छोटे और बॉडी साइज होगा बड़ा, तो सरफेस एरिया ओवरऑल इनका हो जाएगा कम। ठीक है, और ये किसमें मदद करते हैं, हीट लॉस होने से बचाते हैं, यानी जो हीट है उसको कंजर्व करके रखने में मदद करते हैं। तो बड़े शरीर वाले जो मिलेंगे, जो लार्जर एनिमल्स मिलेंगे, वो पोलर रीजन्स पे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन जो स्मॉलर एनिमल्स हैं उनके अंदर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, ये अपन ने सेल में भी पढ़ा था। तो जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है तो हीट लॉस भी क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। ठीक है, हीट लॉस भी क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, और उसको मेंटेन करने के लिए इन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ बोली गई है। यहाँ वो बोल रहा है जो शूज और हमिंग बर्ड्स हैं, ये स्मॉल एनिमल्स हैं, तो हीट लॉस हीट गेन किसका फंक्शन है, सरफेस एरिया का। तो स्मॉल एनिमल्स जो हैं तो उनके अंदर लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम मिलता है, इसकी वजह से बॉडी हीट जल्दी लॉस करेंगे, और जब ठंड है तो बॉडी हीट जल्दी लूज होगी और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा टू जनरेट द बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। इसीलिए जो छोटे एनिमल्स हैं वो कभी भी पोल पर नहीं मिलते, रेयरली कभी मिलेंगे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द कोर्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन था, इस दौरान पर दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है, यानी कि खर्चा भी देखा गया है और बेनिफिट्स भी देखे गए हैं ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। आई होप इट्स क्लियर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आर यू क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना बेटा, तो दोनों चीज का ध्यान रखा गया, यानी खर्चा भी ठीक ठाक हो, जो खर्चा कर सकते हैं उन्होंने तो कर लिया, अब ये नहीं कर सकते हैं तो ये कैसे डेवलप हो गए हैं, दे हैव डेवलप्ड एज द कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, और तीसरा जो केस आता है यहाँ, ये वाला जो आता है, ये वाला किसके लिए दे रखा है, दिस इज विद रेफरेंस टू द पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर्स वो कह रहा है सम स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ हद तक मेंटेन करेंगे, उसके बाद क्या बन जाएंगे, कॉन्फॉर्मर। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये वाले बता रखा है, ये देखो डायग्राम यहाँ पर ये बता रखा है, ये पार्शियल वाला। तो पहले तो क्या हो गए, पहले कॉन्फॉर्मर थे फिर रेगुलेटर हो गए। उल्टा भी केस हो सकता है, उल्टा इन द सेंस पहले रेगुलेट कर रहे हैं फिर कॉन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में जो एग्जांपल आता है वो कौन सा आता है, पार्शियल रेगुलेटर के केस में आ जाता है क्रेफिश का। रेगुलेटर बताई दिया, कॉन्फॉर्मर्स बताई दिया, 99% इसके अंदर क्या आ गए, 99% क्या हो गए, एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, मोस्ट मैमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, एंड फ्यू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज। यही दे रखा है, फ्यू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज। तो ये चीज आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर few lower vertebrates है, very few lower vertebrate and invertebrate species। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कौन सा वाला पार्ट, कॉन्फॉर्मर वाला।
ठीक है। अब वो बोल रहा है कि लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत लंबे समय तक की नहीं है ना, बहुत लंबे समय की नहीं है, कुछ समय की स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो उस केस में क्या करते हैं ये, उस समय के लिए ये क्या करते हैं, उस कंडीशन को अवॉइड करना चाहते हैं। अब ये अवॉइड जो करेंगे वो किस रूप से करेंगे, या तो ये कॉन्फर्म कर ये या तो माइग्रेट करते हैं या ये क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, है ना। तो मैं इधर आपको पहले बता देती हूँ। देखो, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की अनफेवरेबल कंडीशंस हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन की स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो ये क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, या तो क्या करते हैं बेटा बताओ तो, तो ये माइग्रेट करेंगे, सस्पेंड, या ये क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। अब माइग्रेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेसफुल एरिया है, स्ट्रेसफुल एरिया से कहाँ चले जाएंगे, हॉस्पिटेबल एरिया में। हॉस्पिटेबल मतलब जहाँ पर कंडीशंस इनके लिए क्या है, फेवरेबल है। एग्जाम्पल आ जाता है साइबेरियन क्रेन्स एंड अदर बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन्स एंड अदर बर्ड्स ऑफ पोलर रीजन, नॉर्दर्न पोलर रीजन्स, ये कहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं, केओला देव नेशनल पार्क भरतपुर। ठीक है। सस्पेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशंस आएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की, या हमने बात करी फंजाई की, या हमने बात करी किसकी, एल्गे की। लोअर प्लांट्स में क्या आ जाते हैं, एल्गे आ जाएंगे, है ना। तो इनके अंदर तो क्या मिलते हैं, स्पोर्स बनाते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करने के लिए। फिर हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हायर प्लांट्स क्या शो करते हैं बेटा, डोरमेंसी ऑफ सीड, क्या शो करते हैं, सीड की डोरमेंसी हो गई। एंड प्रोपेग्यूल्स, इनके अंदर भी अलग अलग टाइप के प्रोपेग्यूल्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जो कि क्या करेंगे, दे हेल्प इन टाइडिंग ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर मैं बात करती हूँ एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है बता सकते हैं, डायपाउस एंड एनिमल्स के अंदर होता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, नाम सुना है। अब क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली एक तरह का हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, टाइड ओवर कर रहे हैं, है ना, एस्केप कर रहे हैं, टाइम को क्या कर रहे हैं, ये एस्केप कर रहे हैं भाई, वो समय निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या कह देंगे इसको, एनिमल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर विंटर स्लीप आ जाती है, हाइबरनेशन, और एक आ जाता है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन के अंदर किसका एग्जाम्पल आता है, बियर का, और एस्टिवेशन में किसका एग्जाम्पल आता है, स्नेल और फिश का। ठीक है। अब एक चीज उसने और बोली भाई, ये तो एनिमल्स के अंदर ये वाला हो गया, एक और उसने बोला कि ये तो कौन सा है, ये विंटर स्लीप है, मैं लिखना भूल गई था, ये तो हो गई विंटर स्लीप, और इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज समर स्लीप। ठीक है। तो विंटर के अंदर ये टाइड ओवर करेगा अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि इसको सूट नहीं करता, किसी को ठंडी सूट नहीं करती, किसी को गर्मी सूट नहीं करती। अब सेकंड जो आएगा इसके अंदर वो है डायापॉज। डायापॉज से आप क्या समझते हैं,
यहाँ पर भी सस्पेंड हो रहा है, लेकिन क्या? डेवलपमेंट। सस्पेंडेड क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? डेवलपमेंट। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो किसका आता है? जू प्लैंक्टन्स का। ठीक है। अब सस्पेंडेड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? जैसे सपोज अपन ने बोला बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है? डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं, लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, कैटरपिलर बनेगा। तो वो जो एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरे में कन्वर्जन हो रहा था, वो क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंडेड डेवलपमेंट। क्लियर है बच्चे? तो Yes, ये ma'am. कब होगा? ये केसेस जब देखने को मिल रहे हैं जब शॉर्ट ड्यूरेशन की अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हैं ये, इसमें अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में देखेंगे, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन द कंडीशन स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर। अब वो ह्यूमन एनालॉजी में मतलब ह्यूमन का एग्जांपल बताता है, जैसे गर्मियां हैं, अभी गर्मियां आ गई हैं, सब हिल स्टेशन जाएंगे घूमने, है ना, फिर वापस आ जाएंगे। फिर उसने बोला है पर्टिकुलरली मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं, जैसे कि क्योलादेव नेशनल पार्क में राजस्थान में थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आती हैं फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। यही अपन ने पढ़ा है। सस्पेंड की हम बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स क्या बना रहे हैं? स्पोर्स बना रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं टाइडिंग ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। सेकंड क्या आ जाएगा इसके अंदर? ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कौन सा आ जाएगा? प्लांट्स वाला। हायर प्लांट्स में क्या शो करते हैं? सीड्स बनेंगे, है ना। और यहाँ पर Yes, भी क्या ma'am. मिलेगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज दे एंटर इनटू द स्टेट ऑफ डोरमेंसी। तीसरा केस ये मैंने आपको जैसा बताया था एनिमल्स का। एनिमल्स के केस में क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू माइग्रेट, वुड अवॉइड स्ट्रेस बाय एस्केपिंग टाइम। टाइम को क्या करता है? ये एस्केप करता है। अब टाइम को एस्केप करने के लिए क्या करेगा? जैसे बियर है, तो बियर किस में चला जाता है? विंटर स्लीप में, यानी हाइबरनेशन में। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? ये ध्यान रख लेना, एस्केप टाइम। किसको एस्केप कर रहा है? ये टाइम को एस्केप कर रहा है। दूसरा यहाँ दे रखा है, सम स्नेल्स एंड फिश आल्सो गो इनटू एस्टिवेशन। ये समर स्लीप शो करते हैं, उस दौरान इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स लाइक हीट एंड डेसिकेशन। फिर आता है डायापॉज। डायापॉज क्या है भाई? अभी बताया था, सस्पेंडेड डेवलपमेंट। Ended development. और इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा? जू प्लैंक्टन का। Two plank. क्लियर है? तो ये वाला फोर्थ केस हो गया। तो ये अपन ने सारा चीजें कवर कर ली। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। No, ma'am. डन है बेटा? इसीलिए No, मैं ma'am. बीच में लिखाती भी जा रही हूँ ताकि आपको एक तरह से पता लग जाए कि भाई क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज अपन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बाहर चला। डन है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो सीधी सी बात है, अब हमने बोला अडेप्टेशन। अडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? Survive करना. कैक्टस है, कैक्टस डेजर्ट में रहता है, तो उसके अंदर जो है लीव्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो गई हैं? स्पाइन्स हैं, है ना। और Fine. उसकी स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो गई है? फिलोक्लेट में। तो ये उसकी क्या है? अडेप्टेशन। अब आप कहीं भी जाओगे तो वो वैसा ही रहेगा,
वैसा ही रहेगा। अगर आप उसको डेजर्ट से कहीं और भी ले आओगे तो भी वो वैसा ही रहेगा। तो ये क्या है, उसकी अडेप्टेशन है ना। अब और वो क्या है, जेनेटिकली फिक्स हो चुकी है उसके अंदर। तो एक तो होती है बिहेवियरल अडेप्टेशन, बिहेवियर की वजह से। एक होती है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल में जैसे क्या हो गया अपना, ये कह सकते हैं कि चेंजेस जो आ रहे हैं, जैसे स्पाइन्स जो बने, तो वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। एक हो गया जैसे कंगारू रैट, वो जेनेटिकली फिक्स्ड है ना। कंगारू रैट के अंदर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर अडेप्टेशन जो है बेसिकली 3 तरीके की हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। तो यहाँ पर अपन जो सबसे पहले हाईलाइट करेंगे वो इसकी डेफिनेशन को करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, adaptation is an attribute of the organism, morphological, physiological, behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. अब बहुत समय के बाद कुछ ऐसे अडेप्टेशंस भी होते हैं जो कि जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं, जैसे कंगारू रैट जो डेजर्ट में मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट बोलते ही समझ जाना है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, पानी की स्केर्सिटी होगी, पानी की कमी होगी, बारिश कम होगी, तो वाटर लॉस को तो बचाना है इसको। तो अब ये क्या करता है, पानी की कमी है तो ये वाटर, कौन सा वाटर लेता है, इसका जो फैट है, इंटरनल फैट, उसके ऑक्सीडेशन में वाटर बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये उसी वाटर को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। प्लस वाटर को बचाने के लिए और क्या करता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट करता है। तो ये क्या है, ये वाला अडेप्टेशन इसके अंदर जेनेटिकली क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। इसका बॉडी मैकेनिज्म अब ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर अपन इसको देख लेते हैं। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In absence of an external source of water, the kangaroo rat in North America desert is capable of meeting all its water requirements through internal fat oxidation, in which water is produced as a byproduct, and it also has the ability to concentrate urine so that minimal volume of water is removed through excretory products. ठीक है, तो ये तो कौन सा केस हो गया अपना, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल वो बता रहा है किसका, प्लांट्स का। देखो प्लांट्स के अंदर अपने को बात करनी है वही जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स मतलब डेजर्ट्स में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं यानी कि जाने डेजर्ट्स नहीं, हालांकि जीरोफाइट्स तो अपने जिम्नोस्पर्म भी जीरोफिटिक ही हैं, जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो वहां क्या मिलेगा, बेसिकली पानी की तो कमी रहेगी। तो यहाँ क्या होगा, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर थिक क्यूटिकल होता है पानी को बचाने के लिए। स्टोमेटा कैसे होंगे, संकन स्टोमेटा होते हैं। देन एक कैम पाथवे मिलता है, अगर तुम्हें याद हो तो पढ़ा था अपन ने कैम पाथवे। कैम पाथवे में क्या था, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। खासियत क्या है भाई, इसमें कैसे स्टोमेटा है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब जब स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है तो दिन में तो बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो ये भी इसका अडेप्टेशन है। फिर ओपनशिया भी मैंने बताया, ओपनशिया के अंदर क्या है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, और फोटोसिंथेटिक फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, फ्लैटेंड स्टेम्स। तो ये किसके रिलेशन में हो गया, दिस इज विद रिलेशन टू द प्लांट्स। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। ये मैंने स्पेस रोकी कि यहाँ पॉइंट्स अपन शॉर्ट में लिख लेंगे, पहले मैं बताती जा रही हूँ। अब थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो बोलता है कि भाई एनिमल्स में क्या है, अब कुछ एनिमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रह रहे हैं वहां पर क्या होता है, थिक लेयर ऑफ फैट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लबर। हीट लॉस बचाता है, एलन रूल बताया था अभी मैंने, बर्गमैन रूल वो अप्लाई हो रहे हैं। प्लस थिक फर मिलते हैं, पोलर बियर के अंदर थिक फर मिलेगा। तो ये वाले हो गए मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, क्या कहते हैं, एलन्स रूल। पोलर सी aquatic animals, seals have thick layer of fat below their skin and act as insulator, reduces loss of body heat. क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी अडेप्टेशन हो गया।
इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। कोई गया है क्या रोहतांग वगैरह, मनाली, रोहतांग, तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, केदारनाथ? यस मैम। गए हो? तो वहां जाते हैं तो क्या होता है फिर? खैर सबको तो नहीं होता मैं गई थी तो मुझे हुआ था, हम गए थे रोहतांग, ठीक है। अब वहां गए रोहतांग, तो वहां पर गाड़ी उतार देती है एक लेवल पे। वहां पे ऐसे सब लेवल्स बना रखे हैं ना, जैसे गेम में लेवल होते हैं ना, फर्स्ट लेवल क्लियर कर लो फिर सेकंड लेवल, ऐसे था। तो एक लेवल पे गाड़ी ने उतार दिया। अब क्या हुआ कि वहां मिलते हैं खच्चर, खच्चर होते हैं। अब वहां पर क्योंकि बहुत ठंड थी, बर्फ के पहाड़ जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना मूवीज में, ऐसे बर्फ के पहाड़, बहुत ज्यादा ठंडी। तो वहां पर है ना वो रेंट पे देते हैं इतने मोटे मोटे कोट ऐसे फर वाले, वो पहन के, और ऐसे बूट्स जो बर्फ में पहनते हैं वो वाले मिल जाते हैं, वो पहन लिया हमने। चलो भाई चलते हैं, उस पर बैठे। एक तो वो इतना हिलता डुलता चलता है कि वैसे ही बहुत डर लगता है। उसके बाद हम फर्स्ट लेवल, अब मैं कहूँ मेरे कुछ हो रहा है, मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, है ना। तो अब धीरे फिर उसने बोला, जो वो चला रहा था खच्चर लेके जा रहा था, उसने मुझे बोला पानी पी लो। फिर पानी पिया तो थोड़ा आराम आ गया, क्योंकि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन थी, तो थोड़ा सा सही लगा। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता जाता है। अब क्या हुआ, फिर एक लेवल पे पहुंचे थोड़ा सा ऊपर, वहां टॉप पे मतलब उस लेवल पे पहुंच गए। फिर वहां कॉफी वॉफी भी, फिर वापस वही डिजीनेस और अजीब सा घबराहट सी होने लगी। फिर उसके बाद क्या था, एक और लेवल जाना था। तो वो बर्फ के पहाड़ आते हैं जहाँ स्नोमैन बनाते हैं ना, स्नो बॉल से फेंकते हैं और खेलते करते हैं, वो सारी चीजें आनी थी। फिर फाइनली हुआ कि हम वापस आ गए। तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। तुम्हारी मैम के पास सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो यहाँ क्या है, यस मैम। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, जहाँ पर अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब क्या होता है, जो एक्चुअली में पहाड़ी लोग होते हैं, अब आपने देखा होगा वहाँ के लोग 10 बार तो पहाड़ चढ़ते हैं उतर जाते हैं, उनको लिए बहुत नॉर्मल सी बात है ना। और उनके लंग्स भी क्या रहते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ऐसे नहीं है गुड़गांव वालों की जैसे कि बिल्कुल काले, पोल्यूशन ही इतना है भयंकर वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ क्या है कि जब ग्रेटर आप हाइट पे जा रहे हो, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस के जो सिम्टम्स आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। नॉजिया, नॉजिया मतलब जी घबराना, है ना, वॉमिटिंग जैसा जो होता है, नॉजिया कहते हैं उसे। फैटीग यानी थकावट, और हार्ट पैल्पिटेशंस, ठीक है, हार्ट बीट तेज सी लगती है। हार्ट पैल्पिटेशंस ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। तो बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल ऑक्सीजन। पाती है, ठीक है। ग्रेजुअली यू गेट एक्लेमेटाइज, लेकिन धीरे धीरे अगर हम 3-4 महीने वहां रहेंगे तो हम वैसे ही एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, अगर कोई इंसान 6 महीने से वहां रह रहा है तो फिर उसके अंदर क्या डेवलप हो गया है, एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। अब बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी, इसके लिए क्या बढ़ा देगी, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए हाई आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। और क्या होता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, प्लस बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम। इसका क्या मतलब, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड कम। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब पढ़ा होगा आपने जूलॉजी में, यस मैम। है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं हम, ये टिश्यूज तक लेके जाती है ऑक्सीजन को। अब अगर बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन की टिश्यूज की हीमोग्लोबिन की कम होगी, तभी तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना हीमोग्लोबिन, और वो टिश्यूज के लिए अवेलेबल हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बाइंडिंग एफिनिटी है किसकी, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, उसको क्या करता है, ये कम कर देता है, ताकि वो जल्दी उसको रिलीज करे और वो ऑक्सीजन जो है टिश्यूज के लिए क्या हो, अवेलेबल हो। क्लियर है बेटा? यस मैम। यहाँ पर ये कौन सा आ गया अपना फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन वाला एग्जाम्पल है ये। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, इधर ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, इसका भी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। यस मैम। मणिकरण का दिया था ना, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं,
तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट गीजर्स, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। हॉट स्प्रिंग्स वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी मिलता है यहाँ पे। यस मैम। मिलते हैं ना। इनके अंदर क्या होते हैं, होमोपोलर बॉन्ड्स रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स वालों के अंदर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, ये कौन सा हो गया, एक मिनट रुको देखते हैं इस पे। दिस इज 5th। अब 6th आते हैं अपन। वो कह रहा है कि भाई इतने ठंडे पानी में मछलियां रहती हैं तो ये नहीं जम जाती हैं। Many fish thrive in Antarctic waters where the temperature is always below zero, हमेशा below zero है। तो कैसे मैनेज करती हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बच्चे, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंटी फ्रीज सल्यूट्स in their body fluids। एंटी फ्रीज सल्यूट्स रहते हैं तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, इनके बॉडी फ्लूइड को जमने से बचाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो बोल रहा है कि इतनी सारी जो मरीन फिशेस हैं, मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिश हैं, और वो समुद्र के अंदर मिल रही है। समुद्र के अंदर मिल रही है तो सोचो कितना विशाल समुद्र है, तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा, होगा नहीं होगा, 100 टाइम्स मोर प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो इतने ह्यूज किलिंग प्रेशर के अंदर कैसे सरवाइव कर पाती हैं। इसने सिर्फ ये बोला है कि भाई इनके अंदर क्या मिल रहे हैं, बायोकेमिकल एडेप्टेशन। आप क्या बता सकते हैं कितने ह्यूज क्रशिंग प्रेशर में जो जानवर रहते हैं समुद्र के अंदर वो कैसे बेयर करते हैं पानी के प्रेशर को? एनीबडी ऑफ यू? सबसे पहली चीज, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मिलता है प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी चीज होती है कि इनके अंदर जो होता है रिड्यूस कैल्सिफिकेशन होता है, वो ही कम होगी ये, है ना, नहीं तो हड्डियां ही टूट जाएंगी इनकी। रिड्यूस मसल मास होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किस तरह से ये प्रेशर को बियर कर पाती हैं। और लास्ट आता है इसके अंदर, वो है बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन से क्या समझते हैं आप, बिहेवियरल रिस्पॉन्स के थ्रू। अब जो डेजर्ट में छिपकली रहती है ना, अब क्या है उसके अंदर होम्योस्टेसिस तो है नहीं, मेंटेन नहीं कर पा रही वो, है ना। अब मेंटेन नहीं कर पा रही तो क्या होगा, जब ठंड होगी तो देखेंगे आप धूप में पड़ी हुई आराम से धूप सेकती रहती है ना। और जब गर्मियां आ जाती हैं तो कहाँ जाएगी, शेड में आ जाएगी, घरों में घुस आती है फिर शेड में, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, राइट। तो some organism shows behavioral response to cope up with the variation in their environment. Desert lizard lack physiological ability that mammals have to deal with high temperature, और इसीलिए वो क्या करती है, behavioral means से करेगी। तो जब बास्क इन द सन मतलब धूप सेकती रहती है, जब क्या है बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, और शेड में चली जाती है जब बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या होगा, सॉरी बाहर का टेम्परेचर जब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? यस मैम। तो यहाँ पर एक बार Yes, अपन ma'am. इसको शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि अडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहले आता है वो आता है कंगारू रैट का। कंगारू रैट कहाँ मिल रहा है, डेजर्ट में मिल रहा है। और ये क्या शो करता है, एक तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से वाटर लेता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से क्या लेगा, बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर।
ठीक है। और दूसरा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे बता सकते हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट करता है, ठीक है। सेकंड, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चा, एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, कीस्टोन स्पीशीज, ये किसकी तरह काम करता है? कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज है जो नंबर में तो कम है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर में तो कम है लेकिन कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन और उसके सर्वाइवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कंगारू रैट क्या करता है, बेसिकली जो भी क्रॉप वगैरह जो थोड़ी बहुत ग्रो होती है वहां पर इसको नुकसान पहुंचाता है टिलर्स को, तो ये क्या करता है, खुदाई करता है, वो खाएगा, उसको चूहा है खाएगा तो क्या करता है, थोड़ा सा उसको ऐसे खुदेगा टाइप, है ना, फिर थोड़ा बहुत खाया और जो बचा कुछ है वो वहीं रह गया, तो वो क्या होगा, खुदाई भी हो गई मिट्टी की और वो क्रॉप जो है वो मिट्टी में मिल भी गई, तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होती हैं? स्मॉल इन प्रपोर्शन but has huge impact on community organization and survival. इससे आपको PYQ मिल जाएगा, आया हुआ है क्वेश्चन इस पे। क्लियर है? दूसरा, बाकी तो अपन ने कर ही लिया है। सेकंड पॉइंट जो आता है किसका आ जाता है, कोल्डर एनिमल्स जो होते हैं, कोल्डर एरियाज, एनिमल्स के अंदर क्या मिलेगा, एक तो एलेंस रूल अप्लाई हो रहा है, एक लेयर ऑफ फैट मिल रहा है, एक लेयर ऑफ फैट को हम क्या कह रहे हैं, ब्लबर, किसके अंदर मिल रहा है, सील के अंदर। इस पे बेटा एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल याद रखने। तीसरा मैंने क्या बोला था, थिक फर, थिक फर किस में मिलता है, पोलर बियर के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो पार्शियल ये शूज और हमिंग बर्ड्स हैं वो पोलर रीजन्स में नहीं मिलती, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी, रेगुलेटर है, कॉन्फॉर्मर है या पार्शियल रेगुलेटर है? फिर से मैम बोलिए। मैं बोल रही हूँ शूज और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो पोलर एरियाज में नहीं मिलती, तो कौन सी कैटेगरी में आएंगी, कॉन्फॉर्मर्स है, रेगुलेटर्स है या पार्शियल रेगुलेटर? कन्फर्मर्स में रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स हैं ये, कुछ हद तक कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद नहीं कर पाते। फिर फिश इन वाटर, ह्यूज प्रेशर, तो ये कौन सी अडेप्टेशन शो करते हैं, बायोकेमिकल। क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। मैम कैंगरू रैट के अडेप्टेशन को फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं और बायोकेमिकल। थोड़ा इस ऊपर कर दीजिए ना। इसको एक में रोक, कहाँ चला गया है? क्या कह रही है बेटा? मैम मैं पूछ रही थी कि जो कैंगरू रैट है उसके पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होगा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, जो और जेनेटिकली मैम बायोकेमिकल? बायोकेमिकल भी समवॉट वो ही रहता है। एक्चुअली क्या है कि अपन ये फिशेस के अंदर, इसमें मैंने एंजाइम देखने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन मुझे एंजाइम का नाम मिला नहीं, इसमें यहाँ पर एंजाइम मेंशन्ड है, देखो
बस उसने एंजाइम बोला है कि ऐसा कोई एंजाइम होता है, लेकिन मेरे को जो मिला वो मैंने आपको बता दिया कि एक तो प्यूफा रहता है उसके मेम्ब्रेन पे, प्लस ये फिशेस जो होती हैं लेस बोनी होती हैं, मसल मास के अंदर भी इनके अंदर कम होगा, क्योंकि क्या होगा बोनी ज्यादा होंगी तो क्या होगा बोन्स टूटने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप उसी में ही मानोगे इसको। ठीक है बेटा। यस मैम। बायोकेमिकल अडेप्टेशन हो गया, फिफ्थ वाला जो है इसके अंदर, और क्या बचा था? मैम थोड़ा दीजिए ना। There are conditioning plants. प्लांट्स का लिख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर तो क्या है, जीरोफिटिक जो होंगे उनके अंदर तो क्या मिल रहा है, एक क्यूटिकल, संकन, स्टोमेटा, लैटिन फिर कैम प्लांट्स जो हो गए इनके अंदर क्या मिल रहा है, स्कोटो, एक्टिव, स्टोमेटा, ठीक है। और ओपनशिया का नाम दे रखा है इसमें, ओपनशिया है नागफनी। नागफनी के अंदर क्या मिल रहा है, जो लीफ है वो किसमें मॉडिफाई हो गई है, स्पाइन में, और जो स्टेम है वो किसमें मॉडिफाई हो गई है, फिलोक्लेड में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना वही एल्टीट्यूड सिकनेस वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिम्टम्स याद रख लेना क्या होता है, नौसिया, फैटीग और हार्ट पैल्पिटेशंस। और इसको बेयर करने के लिए अडेप्टेशंस क्या मिलते हैं, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट and low binding affinity for oxygen. Affinity of hemoglobin for oxygen. ठीक है, इसमें एक और रह गया है, वो है छिपकली वाला। तो वो देख लें अपन। तो सेवेंथ जो आएगा इसके अंदर वो क्या है, डेजर्ट लिजार्ड। इसमें कौन सा अडेप्टेशन मिल रहा है, बिहेवियरल। तो जब गर्मी होगी तो क्या होगा, ये मूव टू शेड, शेड में चली जाएगी, और जब कोल्ड होगा तो कहाँ चली जाएगी, बास्किंग सन। क्लियर है? यस मैम। ये अडेप्टेशन वाला पार्ट हो गया है अपना कंप्लीट। अब अपने को स्टार्ट करनी है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का मैं बेसिक बता देती हूँ आपको। अपन क्लास थोड़ा कंटिन्यू कर ले, यस मैम। है ना। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मैं बेसिक बता देती हूँ। देखो सबसे पहली बात तो आपको जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें मालूम है पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, ये क्या कहलाता है बेटा, पॉपुलेशन, राइट। अब पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो कह रहा है कि एक सिंगल इंडिविजुअल तो कभी भी पॉपुलेशन नहीं बनाएगा, ना ही मिलेगा, है ना, तो ग्रुप में मिलता है। अब यहाँ पर उसने बोला कि एक तो सेक्सुअली अपन कहते हैं स्पीशीज के जो मेंबर हैं आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के बनाएंगे। उसने कहा इंटरब्रीडिंग का मतलब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब इकोलॉजिकल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि भाई जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बने हैं, क्योंकि वो तो है तो ऑर्गेनिज्म वही, चाहे सेक्सुअल से बने चाहे असेक्सुअल से बने, उनका जो ग्रुप है उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। तो
इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी में या इकोलॉजिकल स्टडीज में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोजेनी बन रही है उसको भी हम पॉपुलेशन में ही काउंट करते हैं। पहली चीज तो ये। उसके बाद आपको इसमें एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा डोर क्लोज करते हैं। सबसे पहला जो आता है यहाँ पर, वो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स, ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। तो यानी कि ये तो इसका कैटेगरी हो गया कि भाई क्या क्या है इसके अंदर, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए पॉपुलेशन के, इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो ये वाली चीज तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन, ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बोल रहे हैं इंटरब्रीडिंग तो ये किसकी बात कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन वो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो जनरली कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ग्रुप बना है उसे भी हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और ये है किसमें यूज होगा, इकोलॉजिकल स्टडीज में आप इसको पॉपुलेशन के अंदर ही स्टडी करते हो, क्लियर। नेक्स्ट वो बोलता है एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या आता है, कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड। कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैरों में घुटने से नीचे लेकिन हाँ थोड़ा सा पानी भरा रहता है, उसको कहते हैं वेटलैंड। और वहाँ पे बर्ड्स मिलती हैं वाइट कलर की, उनको कहते हैं कॉर्मोरेंट्स। दूसरा आता है रैट इन अबंडेंट फील्ड। एक खाली जो बिल्कुल अबंडेंट फील्ड है वहाँ पर जो रैट मिलेंगे खूब सारे, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। तीसरा क्या आ जाता है यहाँ पर, इसके अलावा आता है लोटस इन पॉन्ड। लोटस इन पॉन्ड। सागवान के पेड़, टीक इन फॉरेस्ट। टीक ट्रीज होते हैं, सागवान के पेड़, वो भी आ जाएंगे। बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम। बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये देखो यहाँ दिया हुआ है, मैं मार्क कर देती हूँ, कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड, रैट इन अबंडेंट ड्वेलिंग, टीक वुड इन फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन कल्चर, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। अब उसने नेक्स्ट चीज बोली है कि जो पॉपुलेशन है इसके अंदर क्या हो रहा है, population level at the natural selection operates to evolve the desired traits। तो जो नेचुरल सिलेक्शन हम बात कर रहे थे, डार्विन ने बोला था कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन कौन से लेवल पे देखने को मिलता है, पॉपुलेशन लेवल पे। तो जो डिजायर्ड ट्रेट्स है उनको क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी हम पढ़ेंगे ये क्या करता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी किसको कनेक्ट कर रही है, इकोलॉजी को कनेक्ट कर रही है विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, डिजायर्ड ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू लाए जाएंगे तो हम इवोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, ठीक है बेटा, क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. अब इसके बाद हमने बोला कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या एट्रीब्यूट होता है बेटा ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बात करेंगे बर्थ की, डेथ की, सेक्स की बात करेंगे कि भाई फीमेल है कि मेल है, और हम बात करते हैं एज की, यही बात करते हैं। तो ये क्या कंसिडरेशन में लिया जाएगा, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जबकि अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के अगर मैं एट्रीब्यूट्स यानी इसके फीचर्स की बात करती हूँ, तो इसके फीचर्स में क्या आता है बेटा, बर्थ रेट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसके फीचर्स में आता है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, क्योंकि यहाँ तो मेल फीमेल दोनों मिलेंगे भाई, है ना।
और एज पिरामिड, क्योंकि अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये किसके एट्रीब्यूट्स हो गए हैं? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हो गए, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पिरामिड। क्लियर? तो यही अपने को यहाँ पर अब देखने हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ पर ये वाला लाइन दे रखी है, पॉपुलेशन में एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। इनके अंदर इंडिविजुअल में पाया जाता है बर्थ डेथ, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन में ये रेट को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ्स। पर कैपिटा मतलब जैसे 1000 की पॉपुलेशन ले ली तो उस 1000 की पॉपुलेशन में कितने बर्थ हुए तो वो उसकी बर्थ पर कैपिटा बर्थ रेट हो गई। वैसे ही उसमें कितनी डेथ हुई तो उस हिसाब से वो पर कैपिटा डेथ रेट हो गई। The rate hence express a change in numbers or increase or decrease with respect to the members of the population. अब यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दे रखा है पॉन्ड का। पॉन्ड के अंदर जो लोटस थे पिछले साल कितने थे? 20 लोटस, और इस साल कितने आए? 8 नए लोटस आए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो आप कितने हो गए टोटल? 28 लोटस हो गए, 28। ठीक है, तो इसकी बर्थ रेट अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो कितनी आ जाएगी? ये आपको ध्यान रखनी है। बर्थ रेट कितनी आ जाएगी? 8/20। तो कितनी आ गई? 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। ठीक है, ये क्या है? बर्थ रेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, अब उसने वैसे ही बोला है डेथ रेट के लिए। उसने कहा भाई 4 इंडिविजुअल से लेबोरेटरी पॉपुलेशन में 40 में से 4 फ्रूट फ्लाई थी ड्रोसोफिला की। 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 मर गई विद इन अ वीक। ठीक है, तो इस केस में जो इसकी डेथ रेट होगी वो कितनी हो जाएगी? 4/40, यानी कि 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ठीक है, तो ये वाला तो उसने क्या कैलकुलेट करा है? इस वाले से तो उसने क्या कैलकुलेट करा है? बर्थ रेट। ये वाली तो बर्थ रेट बता रही है और ये वाली क्या बता रही है? डेथ रेट। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया बर्थ रेट, और ये क्या हो गया? डेथ रेट। इसके बाद हम आते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या कहता है भाई? पॉपुलेशन में मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, है ना। अब कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल है? तो यहाँ सपोज उसने बोला हुआ है कि चलो एक दी गई पॉपुलेशन में फॉर एग्जाम्पल क्या है? 60% फीमेल्स है और 40% क्या है? मेल है। तो ये क्या दर्शाएगा? उसका सेक्स रेशो। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो ये वाला पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद जो अपन आते हैं नेक्स्ट वो है एज पिरामिड। अब एज पिरामिड क्या बोलता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज पिरामिड ये बोलता है कि भाई जो पॉपुलेशन है, दी गई पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स मिलते हैं, और ये क्या बनाते हैं? इनका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये क्या शो करता है? एक तरीके का एज पिरामिड बनाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 टाइप के एज पिरामिड है। पहला ये वाला है एक्सपेंडिंग। इसकी जो शेप के आधार पर हम इसको नाम देते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। स्टेबल वाले को हम कहते हैं बेल शेप पिरामिड। ठीक है, और डिक्लाइनिंग को हम कहते हैं अर्न शेप्ड, कुंभाकार, मटकी के आकार का। ठीक है, अब यहाँ जो आपको मेन ध्यान देना है, 3 टाइप के देखो केस है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। 3 टाइप के हैं। अब वो मेन जो आपको ध्यान देना है वो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पे देना है। देखो यहाँ पर ये वाला जो है प्री रिप्रोडक्टिव है, ये वाला क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये ब्लू वाले क्या है? ये है रिप्रोडक्टिव, और ये जो पिंक वाले हैं ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब फर्स्ट केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा है देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा आपका मेन फोकस होना चाहिए प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स पे। जितने ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होंगे उतने ज्यादा ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर कर पाएंगे और नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। हाँ या ना? यस।
क्लियर है ना? भाई जितने ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव होंगे उतने ज्यादा रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेंगे और रिप्रोडक्शन का नंबर जो है, जो ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे वो ज्यादा संख्या में बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो ट्रायंगुलर शेप जो पिरामिड है ये कौन सी पॉपुलेशन को शो कर रहा है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो जहां भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है वहां का जो एज पिरामिड होगा वो कैसा होता है बच्चे? एक्सपेंडिंग। अब यहाँ जो ये शो कर रही है ना, ये लाइन ये शो कर रही है मेल फीमेल को, यानी आप एक ही एज पिरामिड में मेल और फीमेल को दोनों को रिप्रेजेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एक साइड पे फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन और एक साइड पे मेल्स का। अब सेकंड केस देखो, सेकंड बेल शेप पिरामिड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव वाला और रिप्रोडक्टिव वाला देखो इन दोनों को सेम है। तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर किसके बराबर है? रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के बराबर है। जब रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के बराबर है तो ऑब्वियसली बात है कैसी पॉपुलेशन शो करेगा? स्टेबल। जितने प्री रिप्रोडक्टिव थे उतने रिप्रोडक्टिव में चले गए तो कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, स्टेबल आ जाएगा। ठीक है, तीसरा केस देखिए, अब आप यहाँ देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव है ये वाला, ये देखो इससे कम है, इन दोनों को कंपेयर करना है। रिप्रोडक्टिव से क्या है? कम है। अब कम है तो कम इंडिविजुअल्स एंटर करेंगे तो कैसी पॉपुलेशन आएगी? डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो मेन फोकस इसी पे करना है। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर जो है वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से क्या है? कम है। तो कैसी पॉपुलेशन शो करेगा ये? डिक्लाइनिंग। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का तो कहना ही नहीं है, क्योंकि क्यों? वो तो हमेशा डिक्लाइनिंग में ही जाएंगे, क्योंकि उनका तो रिप्रोडक्टिव स्टेज भी निकल गया है और उनका तो क्या है, डेथ के टाइम मतलब उस टाइम पे ही जाए, उधर की साइड पे ही रहेगा, तो उनका पीक तो ऐसे ही जाएगा। लेकिन अपना जो मेन फोकस है जो हमको रखना है वो है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स पर। ठीक है, तो फर्स्ट केस अपने को ध्यान रखना है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में ज्यादा है तो कैसी पॉपुलेशन है? एक्सपेंडिंग। पिरामिड की शेप क्या है? ट्रायंगुलर। सेकेंड केस में हमें ध्यान रखना है दोनों का नंबर अगर सेम है तो कैसी पॉपुलेशन है? स्टेबल। और शेप क्या है? बेल शेप। तीसरा केस अर्न शेप के अंदर क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव से कम होता है और इसीलिए कैसी पॉपुलेशन शो करता है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब अपन बाकी का मैं सोच रहा हूँ अपन अब कल कंटिन्यू कर लेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी और एक ग्रोथ मॉडल्स हैं तो वो अपन कल लेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू थैंक यू बच्चे, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, है ना? यस। अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि ये है ना, मैं पीडीएफ आपको अगर अभी भेजती हूँ तो फिर ये पूरी बुक आएगी। एक्चुअली मेरे पास ये बुक इन द सेंस पूरा चैप्टर आएगा, तो अगर आप कहो तो है ना मैं भाई अभी आधा आधा करके डेली भेजूँ, लेकिन बुक पूरी आएगी। और अगर आप कहो तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भेज दो, जैसे आपको, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आएगा तो ये हाँ कंप्लीट के बाद ही भेज दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो क्या है कि फिर मैं डेली भेजूंगी तो वो डेली आपके पास क्या होता है, ये हैवी बनती है फाइल ये वाली ना, पूरा चैप्टर है ना, तो इस यस हिसाब से। ठीक है ना? हाँ। चलिए ओके, थैंक यू बच्चे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेटा।